हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल कृबला एजुकेशन। कृबला एजुकेशन आपको एडीए, एपीपी, एपीओ, जुडिशरी, यूजीसी नेट, पीटी और मेन दोनों की तैयारी करवाने जा रहा है। माई सेल्फ एडवोकेट अमित खरब और मैं आज आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पार्ट करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, डिलीवरी, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, इमूवेबल प्रॉपर्टी और फाइंड आउट स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी, ये सभी हमने कर लिया था। आज मैं आपको लैंड यानी ज़मीन, लैंड क्या होती है, देखो इसने लिखा है लैंड इंक्लूड अर्थ सरफेस, यानी जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस को लैंड बोलते हैं, ज़मीन बोलते हैं, ये हम सभी जानते हैं। इससे आगे लिखा है ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑन और अंडर द सरफेस इन इट्स नेचुरल स्टेट। जैसे कोई भी ऑल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है। विच और ऑन, ऑन मतलब इसके अंदर, अंडर इसके नीचे या इसके ऊपर। ऑन कोई भी वस्तु ऑन या इसके नीचे कोई भी वस्तु। सरफेस इन इट्स नेचुरल स्टेट, जो कि एक नेचुरल स्टेट में है। जैसे मिनरल्स हैं वो इसके अंडर में होते हैं, सरफेस के अंडर में, उसको भी हम क्या बोलेंगे, लैंड बोलेंगे। देखो तीसरी चीज़ कह रहा है द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बाय ह्यूमन एजेंसी विद इंटेंशन ऑफ परमानेंट। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बता रहा है द ऑब्जेक्ट्स प्लेस बाय ह्यूमन। देखो ये एक प्लॉट है, ये तो लैंड है ही है, साथ में इसने लिखा है द ऑब्जेक्ट्स। जैसे इस पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु रख दी, जैसे मैंने ईंट लगा के यहाँ पे दीवार खड़ी कर दी, या मैंने यहाँ पे इसका दरवाज़ा लगा दिया, तो मैंने किस इंटेंशन के साथ लगाया है। देखो ऑब्जेक्ट्स प्लेस, यानी मैंने जो दीवार लगाई है, बाय ह्यूमन मेरे द्वारा लगाई गई, विद इंटेंशन ऑफ परमानेंट, परमानेंट के पर्पज से। क्या मैंने जो दीवार लगाई है वो मैं 1 या 2 दिन बाद उखाड़ूँगा, नहीं ना। तो मैंने क्या, किस पर्पज से लगाई है, वो परमानेंट पर्पज से। ये जो दरवाज़ा लगाया है वो किस पर्पज से लगाया है, परमानेंट पर्पज से। तो मैं उसको क्या बोलूँगा, ये भी लैंड में कवर होगी। कौन सी लैंड में, प्रॉपर्टी में, कौन सी प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये हमारा लैंड का पार्ट हो गया। इससे आगे हम कर रहे हैं प्रॉफिट्स ए पेंड्योर। देखो ये क्या है, ये है बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ ए लैंड, यानी कोई भी ज़मीन है उससे क्या मिलना, बेनिफिट्स, लाभ मिलना। किस तरह का लाभ, देखो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक एज वो रेंट के फॉर्म में हो सकता है लाभ, वो अलाउंस के फॉर्म में भी हो सकता है, भत्ते के फॉर्म में, या वो यहाँ से लाभ, जैसे मैं यहाँ पे इस लैंड में, इस ज़मीन में कोई भी चीज़ कृषि कर सकता हूँ, फिश मछली पालन कर सकता हूँ, तो उससे भी तो एक लाभ मिल रहा है। तो उस बेनिफिट्स को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट्स ए पेंड्योर। ठीक है, ये यूपीएससी उत्तर प्रदेश जुडिशरी में आया था 1988 में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अब इसको करते हैं। देखो ये लिखा है
देखो पेंड्योर का मतलब क्या है, टू टेक प्रॉफिट्स ए पेंड्योर। पेंड्योर मतलब टू टेक, किससे, आउट ऑफ लैंड, ज़मीन से लेना, कोई भी प्रॉफिट ज़मीन से लेना। तो देखो एवरी बेनिफिट्स राइज आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो टीपीए में हम किस चीज़ के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई भी बेनिफिट्स लेना वो क्या होगा, प्रॉफिट ए पेंड्योर। सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये क्या बता रहा है हमें, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 6 की उपधारा 2 क्या बता रही है, एक्सप्रेसली इंक्लूड्स एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगी, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ ए लैंड, यही हेरिडेटरी अलाउंस, राइट टू वे, लाइट्स, फिशरीज। तो ये हमने ये पहले भी कर लिया था रजिस्ट्रेशन एक्ट में, सेक्शन 2 सब क्लोज है, उसमें यही बताया है। आगे इसमें क्या क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें ये कवर कर दिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या कवर होगा, बेनिफिट्स राइज आउट ऑफ ए लैंड, यानी ज़मीन से कोई भी बेनिफिट लेना, हेरिडिटरी अलाउंस, राइट टू वे, लाइट्स और फिशरीज, ये सभी, इन सभी को क्या बोलेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो केस देखो इसका, आनंद बेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसने कहा है राइट टू कैच अवे फिश फ्रॉम चिका लेक ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, यानी एक लेक थी, उससे फिशिस मछली पकड़ना, कैच अवे, राइट टू कैच अवे, मछली पकड़ना, तो इसको क्या माना गया, प्रॉफिट से पेंड्योर। यानी देखो अब ये लैंड है, लैंड से हम फिशिस निकाल रहे हैं, मछली निकाल रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हम प्रॉफिट कहाँ से ले रहे हैं, लैंड से। इसने यही तो बोला है बेनिफिट्स टू राइज आउट ऑफ लैंड, यानी बेनिफिट्स लेना कहाँ से, लैंड से। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट से पेंड्योर। इस केस में यही तो बताया गया है, पॉन्ड से मछली निकालना क्या माना जाएगा, प्रॉफिट से पेंड्योर। इसको इंग्लैंड में बोलते हैं प्रॉफिट से पेंड्योर, और इंडिया में बोलेंगे बेनिफिट्स टू राइज आउट ऑफ ए लैंड। यानी अगर बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ ए लैंड लिखा हो तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉफिट से पेंड्योर की। अगर ये लिखा हो तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बेनिफिट्स राइज आउट ऑफ ए लैंड। यानी दोनों चीज़ें एक ही है, समझ रहे हो, दोनों चीज़ें एक ही है। इंग्लैंड में इसको ये बोलेंगे, इंडिया में इसको ये बोलेंगे, ठीक है। अगला केस पर जाते हैं हम। अगला केस है शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1959 का केस है। इसमें लिखा है राइट टू इंटरलैंड, किसी ज़मीन में प्रवेश करना, कट एंड कैरी अवे वुड्स, और वहाँ पे जो पेड़ लगे हैं उनको कट करके ले जाना, ओवर ए पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, हेल्ड टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि हम उस ज़मीन से
क्या लेके जा रहे हैं, बेनिफिट, तो उसने इसी को बताया है। अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगा। अब देखो हिंदू विडोज़, जो विधवा है, हिंदू, लाइफ इंटरेस्ट ऑफ द इनकम ऑफ हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी से जो अलाउंस ले रही है वो, उसको क्या बोलेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसने इसमें कवर कर दिया ना। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 इसने लिखा है रजिस्ट्रेशन एक्ट एक्सपेशली इंक्लूड ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगी, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ ए लैंड, जो लैंड से बेनिफिट्स लिए हैं, हेरिडिटरी अलाउंस, ये आ गया ना, हेरिडिटरी अलाउंस, यही तो है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्या बोलेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो अब हम आगे करते हैं। थिंग्स अटैच टू अर्थ, ज़मीन से कोई भी थिंग, वस्तु अटैच कब मानी जाएगी, इसको करने के लिए हम सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 जनरल क्लोज एक्ट और सेक्शन 2 सब क्लोज 6 रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसको पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्चर्स, क्योंकि इसमें क्या किया है, फिक्स की है कोई चीज़, इसलिए बोले हैं इसको फिक्चर्स। देखो अब करते हैं, ये यूपी में आया था 1986 में। देखो इसमें 3 चीज़ है, आप ध्यान से देखना एक बार। देखो क्या है, एक तो रूटेड, यानी कोई भी अर्थ है, ये ज़मीन हो गई, ज़मीन के अंदर कोई चीज़ रूटेड है, मतलब ज़मीन में उसकी जड़ है, जैसे पेड़ है, इसकी ज़मीन में जड़ है, तो इसको बोलेंगे थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, जैसे ट्रीज, स्क्रब्स, झाड़ी, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये क्या है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि हम टिम्बर को, लकड़ी को ले जा सकते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स जो फसल है उसको सेवरेबल नेचर की है, उसको हम एक ज़मीन से अलग कर सकते हैं, और जो ग्रास है उसको भी हम पशुओं के चारे के लिए ज़मीन से अलग कर सकते हैं। जर्नली पेड़ को भी तो ज़मीन से अलग कर सकते हैं, बट नॉट जर्नली, इन सम रेयर केसेस, पर इसकी जो रूटेड है वो ज़मीन के अंदर है, और ये परमानेंटली रूटेड है, मतलब इसको अगर देखा जाए तो जर्नली हम इसको सेवरेबल नहीं करते, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा देखो, एक चीज़ है रूटेड जिसकी जड़ हो, किसमें, अर्थ में। दूसरी है थिंग्स इम्बेडेड इन अर्थ, यानी कोई भी वस्तु जो फिक्स हो अर्थ के साथ, जैसे ये अर्थ है, प्लॉट है, यहाँ पे मैंने दीवार खड़ी कर दी इस पे ईंट की, या फिर मैंने यहाँ पे जो दरवाज़ा है वो लगा दिया, किस पर्पज़ से लगाया, परमानेंटली के लिए फिक्स किया है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, थिंग्स इम्बेडेड इन अर्थ, यानी हाउस, बिल्डिंग, वॉल, इलेक्ट्रिसिटी पोल, इन सब को क्या बोलेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इम्बेडेड इन द लैंड टू होल्ड शिप,
इसको क्या बोलेंगे? मूवेबल। क्योंकि देखो जो शिप है, जो जहाज है, उसको दीवार के साथ होल्ड करने के लिए, क्या परमानेंट होल्ड करने के लिए दीवार के साथ लगाया है इसको? नहीं ना, कुछ टाइम के लिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी। और जो परमानेंटली लगाई है जो चीज़, उसको हम क्या बोलेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। परमानेंटली क्या लगाई है? जैसे हमने वॉल लगा दी, दीवार लगा दी, जैसे हमने विंडो लगा दी, जैसे हमने बिल्डिंग को खड़ा कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पोल लगा दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो आगे है थिंग अटैच्ड टू व्हाट इज सो अमेंडेड। देखो इसमें अटैच की बात कर रहा है, इसमें फिक्स की बात कर रहा है, और इसमें रूट की बात कर रहा है। ये आगे समझ में? इसमें तो कोई चीज़ अर्थ के अंदर है, जैसे रूट वगैरह जो परमानेंटली है। इसमें कोई चीज़ अर्थ के साथ फिक्स है, कोई चीज़ अर्थ के साथ फिक्स कर दी, जैसे दीवार, विंडो, एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज़, जैसे हाउस बना दिया अर्थ के साथ है, तो अर्थ के साथ टच में वो हाउस, वो परमानेंटली फिक्स किया है। बिल्डिंग बनाई है, वो परमानेंटली फिक्स किया है। कोई भी चीज़ बनाई है, जैसे कोई भी मकान बनाया है, कोई कमरा बनाया है, वो ज़मीन के साथ परमानेंटली फिक्स किया है। और तीसरा है कोई चीज़ अटैच होना, जैसे एसी है, एसी हम परमानेंटली करते हैं, एसी हो गया, विंडो हो गई, खिड़की हो गई, घर में परमानेंटली इंजॉयमेंट के लिए करते हैं उसको। इफ़ अटैचमेंट इज नॉट इंटेंड टू परमानेंटली, अगर वो परमानेंटली नहीं है ना, तो उसको हम बोलेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी चीज़ परमानेंटली इंजॉयमेंट या परमानेंटली अटैच है, उसको क्या बोलेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये आ गया समझ में यहाँ तक? थिंग अटैच टू अर्थ, डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सेशन, इसके 3 पार्ट थे। आगे हम करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो अब तक हम जितने भी एग्जाम्पल किए हैं, जितने पार्ट किए हैं, वो सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी के किए हैं। अब हम करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो इसमें लिखा है टीपीए नॉट डिफाइन मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी टीपीए में मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन है, डिफाइन है ही नहीं। देखो सम एग्जाम्पल्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आर स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। ये हमने पहले भी कर लिए थे, जहाँ पे हमने ई मूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ा था, उसमें हमने कर लिए थे। ये इंक्लूड नहीं है, ये किस में आएंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी में। ये ई मूवेबल प्रॉपर्टी। और ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसमें 2 पार्ट थे। जो इंक्लूड है उसको तो बोलेंगे ई मूवेबल प्रॉपर्टी, और जो इंक्लूड नहीं है इसको बोलेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो मूवेबल प्रॉपर्टी ये हो गया, टीपी नॉट डिफाइन, सम एग्जांपल्स, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके, यानी जो श्रेबल नेचर के हो, जिसको ज़मीन से बिल्कुल अलग किया जा सके, उसको बोलेंगे हम मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो अब करते हैं इसको एक बार। देखो पहला है स्टैंडिंग टिम्बर, यानी टिम्बर क्या? एक ग्रीन ट्री, जो हरे वृक्ष है, रूटेड इन अर्थ, जिनकी जड़ें ज़मीन में है, उसको स्टैंडिंग टिम्बर बोलेंगे। इट वुड आर
जर्नली यूज, ये जो स्टैंडिंग टिम्बर है इनका जर्नली किस में यूज किया जाता है? फिट टू बी यूज फॉर मेक हाउस, जैसे लकड़ी के जो घर बने होते हैं उनमें मेक हाउस फर्नीचर्स, मेक हाउस फर्नीचर्स, जैसे इसके एग्जांपल है शीशम, नीम, बबूल। जैसे बबूल मतलब कीकर, इन सभी को क्या बोलेंगे हम? स्टैंडिंग टिम्बर। हाँ, जो फ्रूट्स बीयरिंग ट्री है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट स्टैंडिंग टिम्बर। क्यों? इनको देखो, यहाँ से एक चीज़ देखो, यहाँ से एक चीज़ देखो, इनको स्टैंडिंग टिम्बर क्यों बोलते हैं और इनको नॉन स्टैंडिंग टिम्बर क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? देखो देखो, इनको स्टैंडिंग टिम्बर बोलने का कारण है इनको परमानेंटली इंजॉयमेंट में न लेना, यानी परमानेंटली ज़मीन के साथ फिक्स न करना। इनको सेरेबल नेचर के तो है तो ये भी सेरेबल नेचर के फ्रूट्स ट्री जो है, बट जो फ्रूट्स ट्री है उनको परमानेंटली एक ही स्थान पे फिक्स किया जाता है, यानी वो जहाँ पे लगा दिया उसके बाद उससे फ्रूट्स कलेक्ट किए जाते हैं, उसको यूज में लिया जाता है, बट उसको ज़मीन से सेपरेबल नहीं किया जाता, अलग नहीं किया जाता, इसलिए उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी ये स्टैंडिंग टिम्बर में नहीं आते। और ये स्टैंडिंग टिम्बर में इसलिए आते हैं क्योंकि इनको एक स्थान से सेपरेबल करके दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है यूज के लिए, इसलिए इसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक केस है, आओ वो करते हैं एक बार। केस है शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में डिफ़ाइन किया था जो ओनर है उसकी इंटेंशन देखनी पड़ेगी, वो इंटेंशन किस तरह की चाहता है, क्या वो उस चीज़ के लिए परमानेंटली इंजॉयमेंट चाहता है, परमानेंटली एक ही स्थान पे फिक्स करना चाहता है, या टेम्परेरी टाइम के लिए। जैसे एक ओनर ने पेड़ लगाया, अब ओनर की इंटेंशन देखी जाएगी, ओनर की इंटेंशन देखी जाएगी, क्या इंटेंशन है, क्या इसने ये पेड़ सिर्फ सर्वेबल नेचर के लिए लगाया है, यानी इस पेड़ को काट के उसका फर्नीचर बनाया जाए, उसका हाउस बनाया जाए, कोई टेबल में बनाई जाए, कोई चेयर बनाई जाए, तो यहाँ पे उसका इंटेंशन टेम्परेरी टाइम के लिए है, तो इसको बोलेंगे हम मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ओनर का इंटेंशन है इसको यहीं पे रखने का, इससे फ्रूट्स लेने का और इसको यहीं पे रखने का, यानी इससे जितने भी फल लगे उसको यूज में लेने का, तो यहाँ पे इंटेंशन परमानेंट है ओनर का, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये समझ आ गया। अब आगे करते हैं, देखो आगे लिखा है ग्रोविंग क्रॉप्स, टिम्बर हो गया जो यूज में ली जाए, वुड, क्रॉप्स स्टैंडिंग इन फील्ड, यानी जो खेत में खड़ी फसल है उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको ज़मीन से अलग कर रहे हैं।
सेवरेबल जो नेचर की है, हम उसको सेवेर कर रहे हैं, ज़मीन से अलग कर रहे हैं, सेवरेबल नेचर की है वो। इसमें एग्जांपल है वेजिटेबल क्रॉप्स ऑफ पोटैटो, शुगर केन जो गन्ना है वो, इंडिगो क्रॉप्स ऑफ ग्रेप्स, वीट, पेडी, इन सभी को क्या बोलेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे है ग्रास, यानी इट रूटेड इन अर्थ। सही बात है, ग्रास जो है उसकी रूट ज़मीन में होती है, जड़ ज़मीन में होती है। इट यूज एज ए फोडर फॉर कैटल, मतलब जो पशुओं के चारे के लिए यूज किया जाता है इसको। तो ज़मीन में तो है इसकी जड़, लेकिन इसको परमानेंट एक जगह पे फिक्स नहीं किया जाता। ये यहाँ पे सेवरेबल नेचर की तो है, बट इसको एक जगह फिक्स नहीं किया जाता, ये टेम्परेरी टाइम के लिए है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे करते हैं। देखो, प्रॉपर्टी हमने कर ली थी, प्रॉपर्टी डेट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, यानी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट बोलेंगे। हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे ये ज़मीन है, बिल्डिंग है, ये इसका ओनर है ए, इसने ये बी को बेच दिए बाई सेल। तो इसने क्या उस बिल्डिंग को, पूरी की पूरी बिल्डिंग को बी को दे दिया? क्या उठा के दिया क्या? नहीं ना। उसने क्या ट्रांसफ़र किया है? जो ओनर के राइट्स थे वही तो बी को ट्रांसफ़र किए है ना। तो इन राइट्स को क्या बोलेंगे हम? ये जो इंटरेस्ट है, राइट्स है, इनको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर्टी। और ये भी क्या है? ये भी प्रॉपर्टी है, इसको बोलेंगे मटेरियल थिंग, मटेरियल थिंग्स, इसको भी हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी। इसने और क्या दिया है? इसको ओनरशिप दी है, तो इस ओनरशिप को भी क्या बोलेंगे? राइट्स, इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी। अब आ गया समझ में? देखो, अब देखो, अब आगे करते हैं। देखो, ये कह रहा है प्रॉपर्टी। देखो, प्रॉपर्टी डेट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और दूसरा होता है लिमिट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट का मतलब है जो सभी इंटरेस्ट है वो दे देना, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब है पूर्ण, मतलब उसमें किसी और का इंटरफेयर ना होना, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, अपने आप में पूर्ण होना। लिमिट होता है कुछ लिमिट, न कि एब्सोल्यूट। देखो, अभी देखो देखो, ये एक बिल्डिंग है, हाउस है, या हाउस मान लो, हाउस है। इसका ओनर ए हो गया और ये बी पर्सन है, इसने ये हाउस इसको सेल कर दिया। ठीक है, अब इसने इसको सेल किया है, तो एक एक राइट थे पहले, सेल करने से पहले क्या राइट था? एक तो वो ओनर था, राइट क्या थे? राइट टू यूज, यानी
उपयोग करने का अधिकार था उसके पास। क्या बी उस हाउस को यूज कर सकता था? नहीं ना। राइट टू पार्टीशन, यानी उसका बंटवारा कर सकता था हाउस का। राइट टू सेल, उसको बेचने का अधिकार रहता, यानी वो चाहे उसको बेच सकता था, बी को बेचना चाहे तो बी को, सी को बेचना चाहे तो सी को, एक्स को बेचना चाहे तो एक्स को। ठीक है। उसके पास शूट करने का राइट था, राइट टू शू, यानी अगर इसके हाउस में कोई एक्स पर्सन आके इंटरफेयर करने लग जाए तो क्या उस केस में बी एक्स के खिलाफ केस करेगा या ए एक्स के खिलाफ केस करेगा? ए करेगा, क्योंकि ओनर वो है। तो राइट टू शू, शू मतलब शूट, केस, सिविल केस, केस करने का अधिकार। तो ये सभी पावर किसके पास थी? ओनर के, ए के पास। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर, यानी इसमें बी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ए के पास है सारे अधिकार। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर। अब लिमिटेड एब्सोल्यूट इंटरेस्ट या एब्सोल्यूट पावर। अब लिमिटेड इंटरेस्ट या लिमिटेड पावर क्या होती है? देखो देखो एक बार इसको साफ कर देता हूं मैं एक बार, या आगे समझ में एब्सोल्यूट क्या होती है, यानी कोई और इंटरफेयर ना करे उसमें। अब देखो लिमिट पावर क्या होती है। देखो ये एक हाउस है या बिल्डिंग है, इसका ओनर है ए, ये ओनर है, ये है बी पर्सन। इसने, ए ने बी को रेंट पे दे दिया यह बिल्डिंग। यहाँ पे सेल नहीं दी, सेल नहीं की है। सेल करता तो ओनरशिप चली जाती बी को, सिर्फ रेंट पे दिया है। तो ए के पास जो एब्सोल्यूट राइट्स थे, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट थे, यानी राइट टू इंजॉय, राइट टू शूट, राइट टू पार्टीशन, राइट टू सेल, क्या वह सभी राइट बी को जाएंगे? नहीं, कुछ लिमिट जाएंगे। लिमिट कैसे? यानी ए ने जो बिल्डिंग बी को दी है रेंट पे, उसका सिर्फ राइट टू इंजॉय का राइट दिया है, यानी बी के पास लिमिट राइट होंगे। बी क्या उस बिल्डिंग को सेल कर सकता है एक्स पर्सन को? नहीं ना। क्या बी इस बिल्डिंग को पार्टीशन कर सकता है, किसी और में बांट सकता है? नहीं। क्या बी इस बिल्डिंग के लिए एक्स पर्सन के अगेंस्ट केस कर सकता है, राइट टू शू? नहीं। जैसे एक्स पर्सन ने इस बिल्डिंग पे इंटरफेयर कर दिया तो ओनर ही तो केस करेगा ना एक्स पे। ओनर कौन है? ए। ओनरशिप ट्रांसफ़र कहाँ हुई है रेंट के केस में? बी को नहीं हुई। तो इसके पास इंजॉय का राइट और यूज करने का राइट तो आ गया, बट सभी राइट नहीं आए बी के पास। तो इसको बोलेंगे लिमिट इंटरेस्ट, न कि एब्सोल्यूट। अगर सभी राइट बी के पास आ जाते तब बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ठीक है, अब करते हैं इसको। देखो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई।
चलो फिर भी इसको कर ही लेते हैं, फिर एक लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो, अब करते हैं इसको। इसने कहा है प्रॉपर्टी दैट इज़ इंटरेस्ट। एक तो होता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ये हमने पढ़ लिया, जो अपने आप में पूर्ण हो। एक होता है लिमिट इंटरेस्ट, जिसमें कुछ ही इंटरेस्ट हो, जो एब्सोल्यूट ना हो। इसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल है तभी तो लिमिटेड है ना, ठीक है। इसमें कौन से राइट्स इंक्लूड होंगे? देखो, विच इंक्लूड्स ऑल राइट्स, राइट टू एंजॉय, राइट टू शूट, राइट टू डिस्पोज ऑफ, राइट टू पार्टीशन, राइट टू सेल, ठीक है। ये सभी इंक्लूड होंगे राइट एब्सोल्यूट में। इसमें कौन से राइट इंक्लूड होंगे? थ्रू लीज और मॉर्टेज या थ्रू रेंट, राइट टू अंडर लीज और टेनेंसी, यानी टेनेंसी का राइट होगा, राइट टू कलेक्ट रेंट, कलेक्ट करने का अधिकार होगा, राइट टू कैच एंड कलेक्ट फिश फ्रॉम टैंक, या राइट टू राइट टू यूज करने का अधिकार होगा। इसके पास वे सभी राइट नहीं गए जो एक ओनर के पास होते हैं, तो इसको बोलते हैं लिमिट इंटरेस्ट, ठीक है। आगे हम यही करेंगे। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, इंटरेस्ट को भी प्रॉपर्टी बोलते हैं और मटेरियल थिंग को भी प्रॉपर्टी बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हो गया, लिमिट इंटरेस्ट हो गया, जो हमने अभी ये पढ़ा है, ये पढ़ा है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और लिमिट इंटरेस्ट, यही तो पढ़ा है हमने। तो एब्सोल्यूट लिमिट, एब्सोल्यूट यानी ओनर ऑफ हाउस, लिमिट यानी जो टेनेंट है, किराएदार है, उसके पास लिमिट होगा। मटेरियल थिंग में एक मूवेबल होती है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल में कार हो गया, इमूवेबल में हाउस हो गया। ये टेंजिबल होगी, जिसको हम छू नहीं सकते, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। और टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, कार को छू सकते हैं, हाउस को छू सकते हैं, ये होगा टेंजिबल नेचर, ठीक है। इसमें रेंट कलेक्ट करना, ओनरशिप देना, क्या इसको छुआ जा सकता है? नहीं, वो होगा इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो ये है। उससे अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी में अंतर पढ़ेंगे, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 कोशिश करेंगे चैप्टर 1 को कंप्लीट करने का अगले लेक्चर में। तो आज सेशन को यहीं पे रखते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में अपने रिव्यू बता देना, ताकि मैं और बेटर कर सकूं। थैंक्स।